अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि खालो और उसके बाप करमदीन का ख्याल सिर्फ मंजूर हुसैन के लिए ही था और ज़किया बीवी की नीयत मुर्तज़ा खान पर लगी हुई थी। जी ऐसी ही सूरत हाल है, वो सादगी से बोली। छोटा खान खालों की गुमशुदगी बल्कि अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने करमदीन और ज़किया के साथ थाने आया था और उसका जोर इसी बात पर था कि मैं फरीद के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर लूं। मैंने कासिम के चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है खालों को कहीं फरीद ने अगवा तो नहीं कर लिया? मुझे ऐसा नहीं लगता जनाब, साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोली। फरीद इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकता और ना ही खालो आसानी के साथ उसके साथ जाने वाली थी। फिर छोटे खान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। कहीं इसी ने तो फरीद खान को अगवा नहीं करवाया? छोटा खान ऐसी हरकत कर सकता है, वो कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन फरीद के साथ खालो भी गायब है। अगर मुर्तज़ा खान ने इसे उठवाया होता तो फिर ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। खालो कल से पहर तक मेरे साथ थी। हम दोनों खेतों से एक साथ घर की तरफ आए थे। तुमने आखिरी बार खालो को कब देखा था? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। जब तुम लोग खेतों से वापस आए तो क्या वक्त था? शाम से थोड़ी देर पहले की बात है, आप असर का वक्त समझ लें। कुलसुम ने जवाब दिया, यही कोई 3 साढ़े 3 का वक्त। जनवरी के महीने में पंजाब के गांव देहात में 5 बजे के आसपास मगरिब की अजान हो जाती है, लिहाजा 3:30 बजे से पहर असर का वक्त हो सकता है। क्या तुमने अपनी आंखों से खालो को घर में दाखिल होते देखा था? मैंने कुलसुम से पूछा। तुम दोनों के घरों का दरवाज़ा तो साथ साथ ही है ना? जी दरवाजे तो साथ साथ ही हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। हम पड़ोसी हैं, लेकिन खालो मेरे सामने अपने घर में दाखिल नहीं हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चौंक उठा। जब हम अपनी गली में दाखिल होने वाले थे तो हशमत चाची ने खालो को आवाज़ देकर रोक लिया था। कुलसुम ने बताया। बस मैं अपने घर आ गई और खालो हशमत चाची की तरफ बढ़ गई। क्या हशमत भी इसी गांव में रहती है? जी थानेदार साहब, उसने अस्बात में जवाब दिया। इसके बाद फिर खालो से तुम्हारी मुलाकात हुई? मैंने पूछा। मेरा मतलब है रात में किसी वक्त? जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं एक बार जब घर आ गई तो फिर बाहर नहीं निकली और खालो भी मेरी तरफ नहीं आई। गोया आखिरी बार तुमने खालो को कल दोपहर में 3:30 बजे देखा था? जी बिल्कुल, उसने जवाब दिया। मैंने मजीद 1-2 सवालात के बाद कुलसुम को फारिग कर दिया और करमदीन इसाक तरखान को अंदर बुला लिया। फिर इसाक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुलसुम से अच्छी तरह पूछगछ कर ली है। ये खालदा की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानती, लिहाजा आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसाक तरखान ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी कुलसुम को लेकर जाने लगा तो मैंने देखा कि करमदीन भी वहाँ से रुखसत होने को बेताब नजर आ रहा था। मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। करमदीन, तुम अभी रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। वो रुक गया और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और इसाक को कुलसुम को जाने की इजाज़त दे दी। फिर करमदीन की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, तुमने तो सुबह मुझे बताया था कि कुलसुम खालदा की बहुत गहरी दोस्त है, मगर ये कैसी दोस्ती है कि कुलसुम इस बारे में कुछ खास नहीं जानती? मैंने उसके साथ मगजमारी करके खामखा अपना वक्त बर्बाद किया है। बस जी क्या बताऊं, खालों की ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, वो सरसरी अंदाज में बोला। कुलसुम आपको क्या बताती? करमदीन, क्या तुम इस बात के लिए संजीदा हो कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूं? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जी क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। मैं तो यही चाहता हूँ थानेदार साहब, लेकिन तुम्हारा अमल इस बयान से लग्गा नहीं खाता। मैंने कहा, मुझे महसूस होता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। खालों के सिलसिले में तुमसे ज़्यादा तो छोटा खान परेशान दिखाई देता है। खान साहब को हमारा बड़ा ख्याल है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि खालो जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए। छोटे खान को तुम लोगों का ख्याल है या सिर्फ खालो का? मैंने सरसराते हुए लहजे में सवाल किया। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा कर रह गया, लेकिन जल्द ही संभलते हुए बोला, इन्हें हम सबका ख्याल है जी, इनके हम पर बहुत एहसान है जनाब। अब यही देख लें, मेरा अच्छू काफ़ी अरसे से बेकार था। खान साहब ने वादा किया है कि अगले माह वो इसे घोड़ा तांगा बना देंगे ताकि अच्छू अपनी रोज़ी खुद कमाने लगे।
उन्होंने ये भी वादा किया है कि खालों की शादी में वो इसे सोने के जेवरात बनवा कर देंगे। वो गाहे बगाहे हमारी माली मदद भी करते रहते हैं। लेकिन इन मेहरबानियों में छोटे खान का क्या फ़ायदा है? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। कोई किसी पर खामखा तो इतने एहसानात नहीं करता। इनकी मर्जी है सरकार, वो टालने वाले अंदाज में बोला। हम क्या कह सकते हैं? अगर तुम कुछ नहीं कह सकते तो फिर मैं भी तुम्हारी बेटी की तलाश के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता, मैंने रूखे फीके अंदाज में कहा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो आंखें फाड़कर मुझे तकने लगा। आप तो नाराज हो गए थानेदार साहब। अगर मैं तुमसे नाराज होता तो अभी तुम्हें हवालात में बंद करवा देता, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। जब तुम्हें अपनी बेटी की बाजियाबी में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर मैं क्यों अपने जहन को थकाऊं? मैंने बेरुखी का रवैया इख्तियार किया तो करमदीन टूट गया। थानेदार साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर ये बात छोटे खान साहब को पता नहीं चलना चाहिए। तुम बेफिक्र हो जाओ। लोहा गर्म देखते हुए मैंने चोट लगाई। मुर्तज़ा खान के फरिश्तों को भी इसकी खबर नहीं होगी। तुम आज मुझे जो कुछ भी बताओगे वो राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मैं छोटे खान जी की वजह से बहुत तंग हूँ, वो दर्द भरे लहजे में बोला। थोड़ी देर पहले वो छोटे खान की तारीफों के पुल बांध रहा था और अब खैर मैंने उसे टोका नहीं और उसकी जानिब मुतवज्जा रहा। वो अपनी बिपता को आगे बढ़ाते हुए बोला, ज़किया को खान जी ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है, वो मेरी एक नहीं चलने देती। मैंने कई बार ज़किया को समझाया है कि अल्लाह की बंदी अपने से ज़्यादा बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाहिए, मगर उसकी समझ में मेरी बात बैठती ही नहीं। बड़े उल्टे दिमाग की औरत है जनाब। वो रुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया, छोटा खान आखिर तुमसे क्या चाहता है? वो आप लोगों पर अपना वक्त और पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? कुलसुम की ज़बानी में इस राज से आगाह तो हो चुका था, मगर करमदीन अगर इसकी तस्दीक कर देता तो खालों की तलाश के सिलसिले को बआसानी आगे बढ़ाया जा सकता था। और करमदीन की हालत बताती थी कि वो अपना सीना खोलकर मुझे दिखाने के लिए तैयार है। खान साहब को ज़रा सा भी खौफ खुदा नहीं है। वो फट पड़ा। खान के अपने बीवी बच्चे हैं, लेकिन वो हाथ धोकर मेरी खालों के पीछे पड़ा हुआ है। वो इससे शादी करना चाहता है और तुम इस शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हो। मैं कैसे तैयार हो जाऊं थानेदार साहब? वो टूटे हुए लहजे में बोला। खालों की मंगनी हो चुकी है, मगर ज़किया पूरी तरह खान जी की हिमायत में है। वो कहती है मैं अपने भाई को नाराज़ कर लूँगी और खालों की मंजूर हुसैन से मंगनी तोड़ दूँगी। ज़किया पूरी तरह खान जी से खालों की शादी के लिए तैयार बैठी है। मैं एक मजबूर बाप और एक बेचारे शोहर को हमदर्दी भरी निगाह से देखने लगा। इन लम्हात में करमदीन मुझे बहुत बेबस और लाचार दिखाई दिया। मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं करमदीन, तुमने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया है। मैं बहुत जल्द खालदा को ढूंढ लूँगा और उसे मुर्तज़ा खान से महफूज भी कर दूँगा। तुम्हें अब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। ये मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। बस तुम अपनी ज़बान पर मोहर लगा लो और छोटे खान को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। नहीं बताऊँगा जी, वो पूरी कतईयत से बोला। खान जी को कुछ नहीं बताऊँगा। क्या तुम किसी हशमत बीवी को जानते हो? मैंने करमदीन से पूछा। आप भोले की बीवी की बात कर रहे हैं ना? मैं किसी भोले को तो नहीं जानता, मैंने कहा। बस इतना पता है कि हशमत बीवी इसी गांव में रहती है और वो है इस गांव में रहती है। इस गांव में एक ही हशमत बीवी है जनाब, और वो है भोले की बीवी। यह हशमत कैसी औरत है? मैंने इस्तफसार किया। वो कोई अच्छी शोहरत की औरत नहीं, करमदीन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। हमारे गाँव के शुरफा की राय इन दोनों मियाँ बीवी के बारे में बड़ी ख़राब है। करमदीन का ये इंकिशाफ मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने पूछा, भोला क्या काम करता है? वो कोई काम वाम नहीं करता सरकार, वो नापसंदीदा अंदाज में बोला। भोला एक डंगर चोर है, इसके अलावा भी छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों में मुलव्विस रहता है। इस सिलसिले में वो 2-1 बार जेल भी जा चुका है। एक बार तो छोटे खान साहब ने उसकी जमानत भी कराई थी। तो इसका मतलब है कि हशमत और भोले के लिए छोटे खान के दिल में बड़ी हमदर्दी है, मैंने कहा, वरना कोई खामखा किसी की जमानत नहीं कराता। जी आप ठीक कहते हैं, वो तायदी अंदाज में बोला। गर्दन हिलाते हुए बोला, इन दोनों मियाँ बीवी का खान जी से मिलना जुलना तो है। ठीक है करमदीन, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा।
अब मैंने इस इलाके के थाने का चार्ज संभाला है तो सब गुंडे बदमाशों को नुकेल डालकर ही दम लूंगा। इस गांव में एक ही हशमत बीवी है जनाब, और वो है भोले की बीवी। ये हशमत कैसी औरत है? मैंने इस्तफसार किया। वो कोई अच्छी शोहरत की औरत नहीं, करमदीन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। हमारे गांव के शुरफा की राय इन दोनों मियाँ बीवी के बारे में खराब है। करमदीन का ये इंकशाफ मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने पूछा, भोला क्या काम करता है? वो कोई काम वाम नहीं करता सरकार, वो नापसंदीदा अंदाज में बोला। भोला एक डंगर चोर है, उसके अलावा भी छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों में मुलव्विस रहता है। इस सिलसिले में वो एक दो बार जेल भी जा चुका है। एक बार तो छोटे खान साहब ने इसकी जमानत भी कराई थी। तो इसका मतलब है हशमत और भोले के लिए छोटे खान के दिल में बड़ी हमदर्दी है, मैंने कहा, वरना कोई खामखा किसी की जमानत नहीं कराता। जी आप ठीक कहते हैं, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इन दोनों मियाँ बीवी का खान जी से मिलना जुलना तो है। ठीक है करमदीन, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। अब मैंने इस इलाके के थाने का चार्ज संभाल लिया है तो सब गुंडों बदमाशों को नकेल डालकर ही दम लूंगा। ये भोला भी अपने इबरतनाक अंजाम को जरूर पहुंचेगा एक दिन। फिर मैंने करमदीन को जाने की इजाज़त दे दी, मगर मैंने इसे ये नहीं बताया कि हशमत बीवी के बारे में मैंने ये सारी छानबीन क्यों की है। कल हमने आखिरी बार कल दोपहर के वक्त खालिदा को हशमत बीवी के साथ देखा था और अब पता चला था कि हशमत की शोहरत अच्छी नहीं थी और वो छोटे खान के साथ भी राब्ते में थी। लिहाजा इस जाविये पर यह सोचने में कोई मुज़ायका नहीं था कि खालिदा की गुमशुदगी में मुर्तज़ा खान का हाथ हो सकता है। आज 28 जनवरी की तारीख थी और ये आज का पूरा दिन बेइंतहा मसरूफ गुजरा था। शुक्र की बात यह थी कि दोपहर तक बारिश का सिलसिला थम गया था, ताहम सर्दी की शिद्दत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी और अब शाम के साए अपने पर फैलाने लगे थे, जिनकी वजह से मौसम की संगीनी में इजाफा होता जा रहा था। मैं थाने से उठने का इरादा कर ही रहा था कि हवलदार बहादुर अली वाहिंडू से वापस आ गया। वो अकेला ही था। मैंने फौरन उसे अपने पास बुलाया और इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया, इधर की क्या रिपोर्ट है बहादुर अली? रिपोर्ट कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है मलिक साहब, वो मायूस किन लहजे में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फरीद का कुछ पता चला? बहुत कुछ पता चला है जनाब, मगर कोई फ़ायदा नहीं इन मालूमात का। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। तफसीलात क्या हैं? मैं सीधा होकर बैठ गया। हवलदार ने बताया कि मैं वाहिंडू पहुंचकर सीधा फरीद के दोस्त हनीफ से जाकर मिला था। वाहिंडू में हनीफ की हजाम की दुकान है। उसने बताया कि कल दोपहर में फरीद उसके पास आया था। ओह, मैंने जल्दी से पूछा, क्या फरीद अकेला ही वहां पहुंचा था या उसके साथ खालिदा भी थी? हनीफ के बयान के मुताबिक फरीद अकेला ही था, बहादुर अली ने बताया। इस रोज़ वाहिंडू में कबड्डी के मुकाबले हो रहे थे। फरीद को पहलवानी और कबड्डी के मुकाबले देखने का बहुत शौक है। जब हनीफ ने उसे वाहिंडू वाले कबड्डी मुकाबले का बताया तो वो मचल गया कि वो भी ये मुकाबला देखेगा। चुनांचे हनीफ ने अपनी दुकान बंद की और फरीद को लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। कबड्डी के ये मुकाबले इन खेतों में हो रहे थे जहाँ कुछ अरसे पहले तक चावल की फसल खड़ी थी। फसल की कटाई हो गई थी और मज़कूरा खेत नई फसल की तैयारी की राह देख रहे थे। फसल की बात बाद में करेंगे बहादुर अली, मैंने उसे टोक दिया। फिलहाल मुझे बताओ कि फरीद कहाँ गया? फरीद शाम तक हनीफ के साथ ही था, बहादुर अली ने कहा, और मगरिब की अजान के बाद वो वहाँ से वापस आ गया था। वापस आ गया था तो फिर वो घर क्यों नहीं पहुँचा? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। यही बात तो समझ में नहीं आ रही मलिक साहब, हवलदार ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। हनीफ भी परेशान है कि फरीद आखिर गया कहाँ? उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? वाहिंडू से इधर आने के लिए आखिरी बस शाम से पहले ही निकल आती है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। अगर फरीद मगरिब तक वाहिंडू ही में था तो फिर वो वापस कैसे आया होगा? जैसे मैं आया हूँ मलिक साहब, हवलदार ने बताया। हनीफ ने इसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर बिठाया था जिसने कंगनीवाला तक आना था। फरीद ने कहा था कि वो कंगनीवाला से पैदल ही घर चला जाएगा। एजाज पाटरी कंगनीवाला और फरीद के घर के दरमियान वाक़े है। वो कंगनीवाला से 20-25 मिनट में घर पहुंच सकता था। क्या तुम्हें भी ट्रैक्टर ट्राली ने कंगनीवाला ही में उतारा था? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो कोई और ट्राली थी और मैं किसी दूसरी ट्राली में यहाँ पहुँचा हूँ, बहादुर अली ने बताया। मैं जिस ट्रैक्टर ट्राली में आया हूँ इसे शरीफपुरा जाना था, लिहाजा इसने मुझे थाने के सामने उतारा और आगे बढ़ गया।
तुम तो पहुंच गए होगे, मगर फरीद कहाँ गया? मेरी तशवीश में बेपनाह इजाफा हो गया। तुमने इस ट्रैक्टर ट्राली का कोई खोज लगाया जिस पर फरीद वाहिंडू से सवार हुआ था? इस ट्राली के मालिक का नाम मेराजदीन मलिक साहब बहादुर अली ने बताया और उसका ताल्लुक एमनाबाद से है। कंगनीवाला में उसने प्याज की बोरियां उतारना थी और रात उसको वापस एमनाबाद चला जाना था। अब सुबह एमनाबाद जाकर ही उससे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा, कल सुबह तुम एमनाबाद रवाना हो जाओ और इस बंदे से जाकर मिलो। जरा पता तो चले कि इसने फरीद को कहाँ उतारा था। अगर फरीद वाहिंडू से कंगनीवाला आया था तो फिर वो अपने घर क्यों नहीं पहुंचा? जी मलिक साहब, आप फिक्र न करें, हवलदार ने गहरी संजीदगी से कहा। मैं सुबह मेराजदीन का खोज लगाना चाहता हूँ और जाता भी हूँ। अब ये मसला भी हल हो ही जाएगा। इस मसले को जल्द से जल्द हल होना चाहिए बहादुर अली, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वाकई तो शवाहिद तो यही बताते हैं कि फरीद का खालदा की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक नहीं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। या फिर जब फरीद सामने आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हमारे दरमियान कुछ देर तक फरीद और खालदा के बारे में बात होती रही। फिर मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ आ गया। आज दिन भर की मसरूफियात ने मुझे बहुत थका दिया था। मैंने रात का खाना खाया और इशा की नमाज अदा करने के बाद बिस्तर में घुस गया। एक तो थकन, दूसरे गर्म बिस्तर, जिस्म को हरारत भरा आराम मिला तो मैं गहरी नींद में चला गया। फिर अगली सुबह ही मेरी आंख खुली। मैं नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद तैयार होकर थाने पहुंचा तो थोड़ी ही देर के बाद छोटा खान मेरा दिमाग खाने आ गया। उसने कमरे में आने के बाद मुझे सलाम किया और पूछा, थानेदार साहब, आपने अभी तक खालदा को तलाश नहीं किया और ना ही फरीद की गिरफ्तारी अमल में आई है, आखिर आप कर क्या रहे हैं? खान साहब, इस थाने के इंचार्ज आप हैं या मैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े तहम्मुल से दरियाफ्त किया। ज़ाहिर जी, आप ही यहाँ के थानेदार हैं, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। बस तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दें, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं फरीद और खालदा की गुमशुदगी के सिलसिले में जो भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए तसल्ली बख्श है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपकी कारकर्दगी मेरे लिए तो तसल्ली बख्श नहीं है, वो अजीब सी लहजे में बोला। मैं आपकी तसल्ली के लिए नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा। और आप कौन होते हैं खालदा के या फरीद के जो मैं आपकी तसल्ली कराता फिरूं? आप हालात की नाज़ाकत को समझ नहीं रहे मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मुझे यकीन है कि फरीद ही ने खालदा को अगवा किया है। फिर वो एक आंख दबाकर राज़दाराना लहजे में बोला, अगर कोई कमाई वमाई का मसला है तो मुझे बता दें, मैं आपकी तवक्को से ज़्यादा ही दूंगा। वो मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। इसकी पेशकश ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने उसे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि फरीद के हवाले से मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है। मैंने फैसले कुन अंदाज में कहा, खान साहब, इस रकम को संभाल कर रखें, कोर्ट कचहरी में काम आएगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाए? वो पाँव पटकते हुए बोला। यह भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, मैंने मायना खेज लहजे में कहा। मुझ पर कभी बुरा वक्त नहीं आएगा थानेदार साहब, वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला। अब आप अपनी खैर मनाएं, आपने मुझसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। मैं काफ़ी देर से उसकी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उसके कानों के कीड़े झाड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। लिहाजा मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, खान जी, आप भी किसी गलतफहमी में नहीं रहना, मैं थानेदार हूँ ज़रा बकरी टाइप का। मैंने तुम्हारे जैसे कई तूफानों के रुख मोड़े हैं, ये धमकियाँ वमकियाँ किसी और को जाकर देना। मैं आपसे तुम पर उतर आया तो गोया मैंने उसकी पूँछ पर पाँव रख दिया। वो फुनकार से मुशाबा आवाज़ में बोला, मलिक साहब, हम ख़ानदानी खान हैं, हमारा ख़ानदान अरसे दराज से इस इलाके पर हुक्मरानी कर रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी यहाँ हमारा ही सिक्का चलेगा। हमारी पहुँच बहुत दूर तक है। आप जैसे कई थानेदार आए और चले गए, ऊपर तक पहुँच के गुमान में एक दिन तुम भी ऊपर ही पहुँच जाओगे मुर्तज़ा। मैंने जल्दी पर तेल डालते हुए कहा, अल्लाह तकब्बुर और गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने हर फिरौन के लिए एक मूसा भेजा है। खुदा के कहर से डरो खान जी, इसकी लाठी बेआवाज़ है, मैं यहाँ आपकी तकरीर सुनने नहीं आया हूँ। वो बरहमी से बोला, अगर मेरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं हो रहे हो तो चले जाओ यहाँ से। मैंने भी तुर्की व तुर्की जवाब दिया, मैंने नाई भेजकर तो नहीं बुलाया ना तुम्हें। वो खून के घूंट पीकर रह गया मगर मुँह से कुछ न बोला। मुर्तज़ा के जाने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गया। वो खालदा की बाजियाबी और फरीद की गिरफ्तारी के लिए मरा जा रहा था।
ये बात मैं जान चुका था कि खालिदा खान को सख्त नापसंद करती थी और अपने घर में उसकी आमद से नाला थी। मुझे ये भी पता चला था कि खालिदा ने एक दो बार ढके छुपे अल्फाज में खान की बेइज्जती भी कर दी थी और एक मर्तबा उसने खान की दस्त दराजी की कोशिश भी नाकाम बना दी थी। इन हालात की रोशनी में मुर्तज़ा की ज़ात गहरे शकूक और शुबहात में घिरी दिखाई देती थी। वो अपनी जिल्लत और नाकामी का बदला लेने के लिए खालिदा को अगवा भी करा सकता था। अगर ऐसा था तो फिर खालिदा की बरामदगी के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत थी। मैंने मुर्तज़ा खान पर मजबूत हाथ डालने के लिए खुसूसी इंतजामात के बारे में सोचा और कांस्टेबल नूर शाह के हमरा हशमत बीवी की जानिब रवाना हो गया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने खालिदा की सहेली से हशमत बीवी के घर की लोकेशन मालूम कर ली थी। ताहम कुलसुम को मैंने ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं हशमत बीवी की तरफ जाने का इरादा रखता हूँ। हशमत का घर गांव के आखिरी किनारे पर वाक़ था। यहाँ से एक रास्ता सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाता था। इसके घर के सामने बहुत से बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। एक छोटा सा मैदान था जिसका बेशतर हिस्सा गीला था, जो आजकल होने वाली बारिश की करिश्मा कारी थी। मैदान के ज़्यादा हिस्से पर पानी खड़ा था, ताहम जितना भी हिस्सा खेल के काबिल था बच्चों ने उसी पर कब्जा जमा रखा था। हमने एक 7-8 साल बच्चे को आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। मैं और नूरशाह पुलिस की वर्दी में थे, लिहाजा तमाम बच्चे हमें वहां देखकर सहम गए थे। मेरा मतलूबा बच्चा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जीदा, उसने बताया। मैंने कोई शैतानी नहीं की जी। डरो नहीं जीदे, मैंने प्यार से कहा, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया। तुम्हारा नाम गालिबन जावेद है। जी असली नाम तो जावेद ही है। उसने जल्दी से अस्पात में गर्दन हिलाई, लेकिन सब मुझे जीदा जीदा ही कहते हैं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैंने उसकी तारीफ की। जिन लोगों ने तुम्हारा नाम बिगाड़ा है मैं इन्हें थाने बुलाकर मुर्गा बनाऊंगा। जरा बताओ कि हशमत बीवी का घर कौन सा है? उसने नजदीकी एक दरवाजे की जानिब इशारा किया, फिर दुस्दीदा नजर से मुझसे बोला, थानेदार जी आप मेरी माँ और अब्बा को तो मुर्गा नहीं बनाएंगे ना? ओह, मैं उसकी बात की तह में पहुंचकर मुस्कुरा दिया। फिर पूछा, वो भी तुम्हें जीदा ही कहते हैं? जी वो भी, वो मासूमियत से बोला। तुम फिक्र न करो, मैं इन्हें मुर्गा नहीं बनाऊंगा। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, बस इन्हें थोड़ी डांट लगाऊंगा तो वो समझ जाएंगे। ठीक है जी, वो खुश हो गया। वो तालियां बजाते हुए एक तरफ चला गया तो मैंने हशमत के दरवाजे की जानिब बढ़ा, फिर दस्तक देकर एक जानिब खड़े होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में किसी के चलने की आवाज उठी, फिर बंद दरवाजे की कुंडी गिरने की मखसूस आवाज सुनाई दी। अगले ही लम्हे दरवाजे का एक पट खुल गया, ताहम कोई सामने नहीं आया, लेकिन दरवाजा खोलने वाले ने बंद पट के अकब से इस्तफसार किया, कौन है? ये एक निस्वानी आवाज थी, ताहम इस आवाज में निस्वानियत कम और करख्तगी ज्यादा पाई जाती थी। मैंने कहा, मैं हशमत बीवी से मिलने आया हूँ। हशमत से क्या काम है? और तुम हो कौन? फिर एक करख्त आवाज में पूछा गया। मैं जो कोई भी हूँ, इसको छोड़ो, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। बस समझ लो कि मुझे हशमत से बहुत ज़रूरी काम है और ये काम मैं बाहर गली में खड़े होकर नहीं बता सकता। क्या तुम हशमत बीवी ही हो? मैं हशमत बीवी ही हूँ, उसने बताया, लेकिन इस वक्त मेरा खामिद घर में नहीं है। मैं किसी अजनबी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम फिर किसी और वक्त आ जाना या बाहर से बता दो कि मुझसे क्या काम है। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैं तुमसे खालिदा के बारे में चंद बातें करना चाहता हूँ। खालिदा के जिक्र पर दरवाजे के पीछे सन्नाटा छा गया। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि वो झट से दरवाजे को बंद कर देगी। अगले ही लम्हे उसने मेरे महसूसात को अमली जामा पहनाने की कोशिश करना चाही, तो मैंने अपना पाँव दोनों पटों के बीच फंसाकर उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। वो बिफरे हुए लहजे में बोली, आपको शर्म नहीं आती? एक औरत को घर में अकेले देखकर परेशान करने चले आए हैं। शुक्र करो कि मैं खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूँ, मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा। अगर मैं तुम्हें थाने बुलवाता तो तुम्हारी परेशानी में कई गुना इजाफा हो जाता। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर कहा, हशमत बीवी, मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर ना करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये धमकी शमकी किसी और को जाकर देना थानेदार साहब, वो बदस्तूर बिफरे हुए लहजे में बोली। मैंने कोई जुर्म नहीं किया जो पुलिस वालों से डरती फिरूं। मैंने कब कहा है कि तुमने कोई जुर्म किया है? मैंने उसकी बरहमी पर ठंडे पानी का छिड़काव करते हुए कहा। और जहाँ तक पूछताछ का ताल्लुक है तो वो मैं इस इलाके के किसी भी वसनीक से कर सकता हूँ। यहाँ के 2 बंदे गायब हो गए हैं, फरीद और खालिदा।
इन दोनों को ढूंढ निकालना मेरे फराइज का हिस्सा है। लेकिन मेरा खालो या फरीद की गुमशुदगी से क्या लेना देना, वो चटक कर बोली। आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं? मैंने हशमत बीवी की फजूल गोई बहुत सुन ली थी, लिहाजा खासे थानेदाराना अंदाज में कहा, फजूल बातें बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम वो औरत हो जिसके साथ आखिरी बार खालदा को देखा गया था। अगर तुम ताबुन करो तो मैं बहुत जल्द आसानी से खालदा तक पहुंच सकता हूँ। मैं खालदा के बारे में कुछ नहीं जानती, वो कदरे नर्म पड़ते हुए बोली। आपको किसी ने गलत बताया है, इसका मतलब है कि तुम शराफत से नहीं मानोगी, मैंने सख्त लहजे में कहा। लगता है तुम्हें थाने कचहरी का कुछ ज्यादा ही शौक है। ठीक है, तुम्हारा ये शौक पूरा कर देते हैं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ, बाकी बातें वहीं जाकर होंगी। क्या आप मेरी गिरफ्तारी का वारंट साथ लाए हैं? वो तीखे लहजे में बोली।